वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, लेकिन जिस तरीके से पता होनी चाहिए हो सकता है उस तरीके से ना पता हो। जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन में एक तो पोजीशन वेक्टर आप सभी को पता है। पोजीशन वेक्टर किससे लिखा जाता है? आर से। पोजीशन वेक्टर को आप आर से लिखते हो, तो आर इज इक्वल टू हो गया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जे के। अब सोचो कि हमारे पास में कोई कर्व है, तो ये कोई कर्व पाथ है और इस कर्व पाथ पर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पर वो यहां था, इस जगह का नाम है P। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OP। पोजीशन वेक्टर आपका OP हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब जो पोजीशन वेक्टर है वो OQ हो जाएगा। पहले पोजीशन वेक्टर हो गया OP, मान लिया OP वाले पोजीशन वेक्टर को हमने R1 से लिखा और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट थे वो x1, y1, z1 थे। फिर आफ्टर सम टाइम जब ये पार्टिकल मोशन करते हुए Q पर पहुंचा, तो जो पोजीशन वेक्टर है OQ, इसको हमने किससे लिख दिया? R2 से लिख दिया। और Q पर पहुंचने के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो x2, y2, z2 थे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, क्या ये पॉइंट के हिसाब से बदल रहा है? पोजीशन वेक्टर क्या ये पॉइंट के अकॉर्डिंग बदल रहा है? पॉइंट अगर बदलता है तो ये बदल जाता है, हाँ या ना? पक्का ना? पॉइंट बदलता है तो ये बदल जाता है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन वो वेक्टर है जो पॉइंट के बदलने से क्या हो जाए? बदल जाए। पॉइंट के बदलने से क्या हो जाए? बदल जाए। जनरली हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, जैसे हमें लिखना होगी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जरा लिख के दिखाओ। वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लिखो, ये कहा जाए। इसको लिखा जाता है f, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहां पे P माने पॉइंट इज इक्वल टू, फिर यहां पे लिखेंगे F1 P I कैप प्लस F2 P J कैप प्लस F3 P K कैप। और समझ भी लो इसको, अब इसका मतलब क्या है? F माने वेक्टर, ऊपर एरो लग दिया ना। और हमें पता है कि जब हम किसी फंक्शन को लिखा करते तो F से लिखते थे ना। यहां पर हमारा फंक्शन क्या है? वेक्टर फंक्शन है। तो जब वेक्टर फंक्शन है तो हमने F के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया। क्योंकि ये वाला जो वेक्टर फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो आपकी अपनी मैथमेटिक्स में आदत थी, अगर कोई फंक्शन जो है t पे डिपेंड करता था, ऐसे ब्रैकेट में t लिख देते थे। अगर कोई फंक्शन u पे डिपेंड करता था तो ऐसे ब्रैकेट में क्या लिख देते थे? u। ठीक आदत आपकी। अगर कोई फंक्शन z पे डिपेंड करता था तो क्या लिख देते थे? z। अगर कोई फंक्शन x और y z तीनों पे डिपेंड करता था तो ब्रैकेट में क्या लिख देते थे? x y z। यहां पर हमारा जो वेक्टर फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट पे डिपेंड करता है। P माने पॉइंट, यहां पर P माने क्या है? पॉइंट। हमने यहां पे पॉइंट लिख दिया, ठीक। अब वेक्टर के पास में I का एक कंपोनेंट होता है ना, जब आपका वेक्टर पॉइंट पे डिपेंड करता है तो उसके I के साथ वाला कंपोनेंट किस पे डिपेंड करता होगा? पॉइंट पर। बोलो भाई, कंपोनेंट किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट पर। तो हमारे वेक्टर F का ये F1 क्या है? कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट, क्योंकि I के साथ है। और ब्रैकेट में P लगा के क्या बताना चाहते हैं? ये भी
पॉइंट पर डिपेंड करेगा। फिर इसी f का ये क्या है F2 कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट, और ये भी p माने पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और सिमिलरली F3 इसी f का z कंपोनेंट है और ये भी किस पर डिपेंड करेगा? पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम क्या कह सकते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। आप देख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट बदलने से बदल जा रहा है ना? पोजीशन वेक्टर पॉइंट के बदलने से क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। इसलिए पोजीशन वेक्टर को क्या कहना चाहिए? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब पोजीशन वेक्टर की सहायता से, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से जो वेलोसिटी मिलेगा उसको भी क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वो भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पॉइंट फंक्शन। पोजीशन वेक्टर एक कैसा है? पोजीशन वेक्टर एक कैसा है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो पोजीशन वेक्टर से मिलने वाले जितने और वेक्टर होंगे वो भी सब क्या होंगे? पॉइंट फंक्शन होंगे। समझ पा रहे बात को? जनरल वे में हम लोग किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए समझिए, जैसे क्लास में कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो P माने पॉइंट है ना वो पोलर कोऑर्डिनेट है। P माने पॉइंट कैसा है? पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कि हमने यहाँ पर x बना लिया, हमने यहाँ पर y बना लिया, z अपने अंडरस्टूड है। हमने इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? x1 y1 z1। जो पोलर वाले लोग होंगे वो क्या लिखेंगे? r, थीटा। तो वो इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं f माने वेक्टर फंक्शन, पॉइंट का P ना लिख करके ऐसे लिख दिया r थीटा। तो इसका मतलब वो ये मैसेज देना चाहता है, वो आपको ये संदेश देना चाहता है कि उसका जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो किसमें चल रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट में। और पोलर कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होंगे? r, थीटा करके होंगे। तो यहां पर भी फिर हम क्या लिखेंगे? F1 r थीटा I कैप प्लस F2 r थीटा j कैप प्लस F3 r थीटा k कैप। समझ पा रहे हैं ना बात को? फिर किसी को ये लगा या किसी को ये पता चला कि उसका जो पॉइंट फंक्शन है, उसका जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो कार्टेशियन सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब हो गया x y z। तो वो अपने इस पॉइंट P की जगह पे क्या लिखेगा? x y z लिखेगा। ऐसे लिखा f, यहां लिखा x y z, यहां पर लिखा F1, क्या लिखा? x y z I कैप, फिर यहां पर F2 x y z और साथ में j कैप, और फिर यहां पर लिखा F3 x y z और साथ में क्या? k कैप। तो जो ये लिखा है वही ये चीज है, वही ये चीज है। ये जनरल फॉर्म है आपका। P माने पॉइंट। अगर आपका पॉइंट जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काउंट हो रहा है तो पॉइंट के बदलने से वेक्टर बदल जाएगा। तो पॉइंट का क्या बदलेगा? पोलर वाला पॉइंट बदल जाएगा। तो पोलर वाला कोऑर्डिनेट बदल जाएगा तो क्या बदलेगा? r और थीटा बदलेगा। तो आप r थीटा के हिसाब से अपने वेक्टर को बदलता हुआ देखोगे। जो लोग कार्टेशियन सिस्टम में जा रहे हैं उनका क्या बदलेगा? x y z बदलेगा। बात समझ पा रहे? अच्छा, कभी कोई इस तरीके का अगर मैसेज देता है कि उसके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो यहां पर p की जगह पे क्या लिख देंगे? t माने टाइम। कोई अगर ये कहता है कि उसका जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो s के साथ बदल रहा है, s कोई भी वेरिएबल ले लो, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? s। जब पोलर सिस्टम की बात होगी तो हमें r थीटा कंफर्म पता होता है, कार्टेशियन की बात होगी तो हमें x y z कंफर्म पता होता है। अगर किसी और वेरिएबल के साथ में उसको दिखाना होगा, किसी को ये बताना होगा कि मेरा वाला ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये वेरिएबल s पे डिपेंड करता है। किस पर? s पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? s। फिर से पूरी बात को समझो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम बात करने वाले हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन की। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा वेक्टर होता है जो पॉइंट की पोजीशन के बदलने से क्या हो जाता है? बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, पोजीशन वेक्टर एक कैसा वेक्टर है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे ही पॉइंट बदलेगा पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और थोड़ा अंदर चलो, पॉइंट बदलेगा मतलब क्या बदलेगा? कोऑर्डिनेट बदल जाएगा।
यानी कि यहाँ पर जो इस डायग्राम को अगर देखो, इस डायग्राम के हिसाब से ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ का जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो x और y z कोऑर्डिनेट के बदलने से क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। बात तो एक ही है ना, चाहे हम ये बोले कि पॉइंट बदलने से बदल गया और चाहे हम ये कहें कि कोऑर्डिनेट के बदलने से बदल गया, मतलब तो एक ही है ना, पक्का। तो हेडिंग डालो आप, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक बार लिखने से पहले फिर से सुन लो। अगर किसी वेक्टर में आप देखते हैं कि वो बदलता है, और कैसे बदलता है, पॉइंट बदलने पर वो वेक्टर बदल जाता है, तो हम ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो लिखें आप इसमें, when a given vector, जब कोई दिया गया वेक्टर, दिया गया सदिश, when a given vector changes माने बदल जाता है, when a given vector changes by changing point, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, when a vector changes by changing point, then such vector is called vector point function. Such vector is called vector point function. Such vector is called vector point function. वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जनरल वे में कैसे लिखा जाता है, एफ ऊपर वेक्टर और ब्रैकेट में क्या, पॉइंट। पी माने क्या, पॉइंट। पी माने कुछ और मत समझना, पी माने क्या, पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि इस वाले केस में अगर देखें तो हम अपने इस R1 को ऐसे लिख सकते हैं, R1 और पॉइंट यहां में कौन है, P, और R2 के लिए क्या लिख सकते हैं, R2 और पॉइंट यहां पर कौन है, Q। अगर हम एक पॉइंट और ले लें, चलो मान लेते हैं पॉइंट यहां पर ये M है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं R3 और पॉइंट का नाम क्या है, M। समझ पा रहे हैं ना बात? तो नेक्स्ट लाइन पर लिखो, नेक्स्ट लाइन से वेक्टर पॉइंट फंक्शन को, ये लिखा हुआ बोर्ड पर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जनरली माने सामान्यता, ऐसे f ऊपर वेक्टर लगाया, यहां पे p माने पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जनरली f ऊपर वेक्टर लगाया, ब्रैकेट में p माने पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये लिख लेना नेक्स्ट लाइन पर, ये अगर उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपोनेंट्स भी पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर तुम कहते हो कि आपका वो पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में है तो पॉइंट की जगह पे r थीटा लिखने की परमिशन है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर आप ये कहते हो कि तुम्हारा वो पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम में है तो वहां पे xyz लिखने की परमिशन है। कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी, ध्यान देना, स्टॉप इधर देखो, जैसे तुमने यहाँ पर लिखा xyz, लिख दिया यहाँ पर xyz, फिर पता चला कि x तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, z भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो हम कह सकते हैं ना कि f के अब ब्रैकेट में क्या लिख दो, t लिख दो, क्योंकि तीनों के तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पर। कभी आता है कि x डिपेंड कर रहा है किसी और वेरिएबल पर, जो भी वेरिएबल है, मान लेते हैं कि x y z तीनों लोग एक वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं जिसका नाम है u, तो हम यहाँ पर वेक्टर f के आगे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, केवल u लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? नोट कर लीजिए, ये आपका जनरल है, ये आपका पोलर है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और ये आपका कार्टेशियन है, कार्टेशियन सिस्टम में है।
और समझने वाली बात यह है कि अगर कोई वेक्टर पॉइंट के बदलने से बदल जाए तो उसे कहते हैं कि भाई वो तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। पोजीशन वेक्टर इसी का एग्जाम्पल है। जब आप यहां तक आना नोट करके, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक हेडिंग डालेंगे नोट, और यहां लिखेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसको भी हम आर से लिखते हैं, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दूसरी बात, जो भी वेक्टर्स, ऑल वेक्टर्स फॉर्म बाय पोजीशन वेक्टर, जितने भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर से पैदा होंगे, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से मिलेंगे। फॉर्म माने बनना, फॉर्म माने पैदा होना, FORM, फॉर्म, फॉर्म माने बनना, फॉर्म माने बनना। तो ऑल वेक्टर्स फॉर्म बाय पोजीशन वेक्टर ऑल्सो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कार्टेशियन, CERTESSIAN, कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें XYZ आता है। ये नोट के दोनों पॉइंट भाई समझ लेना। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एग्जाम्पल है, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एग्जाम्पल है, और जितने भी वेक्टर्स इसकी हेल्प से बनते हैं वो सारे के सारे भी एग्जाम्पल है किसके, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के, वो एग्जाम्पल है। और मैंने आपको दिखाया कि देख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर किस तरीके से पॉइंट के बदलने से बदल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इस बात का। देखिए कैसे पोजीशन वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो डायग्राम से आप देख सकते हो। पोजीशन वेक्टर उस समय जब पॉइंट P था, पोजीशन वेक्टर तब जब पॉइंट Q हो गया, पोजीशन वेक्टर उस समय जब पॉइंट N हो गया। सब बॉडी डायग्राम बनाते हुए पहुंचिए हम तक। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट बदलेगा तो ये बदल जाएगा। पॉइंट किस पर डिपेंड करता है वो एक अलग मैटर होगा, और वो जो पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो अगर पोलर में होगे तो कोऑर्डिनेट पोलर वाले पे डिपेंड करता होगा, और कार्टेशियन पर होगे तो कार्टेशियन पे डिपेंड करता होगा। और अगर हम डीपली चलेंगे तो ये पता चलता है कि पोलर वाले जो कोऑर्डिनेट हैं या जो कार्टेशियन वाले कोऑर्डिनेट हैं XYZ, और पोलर वाले R थीटा, वो किस पे डिपेंड करते हैं, पता चलता समय पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जिस पर भी डिपेंड करेगा, हमें ये पता चल जाएगा किस पर डिपेंड करता है। जिस पर भी ये डिपेंड करता होगा, हम उसके सापेक्ष, उसके रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नहीं थ्योरम है। थ्योरम आपकी ये है कि थ्योरम ये है कि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो थ्योरम है आपकी कि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अगर मुझे ये लिखना ना हो, ये इतनी बात ना लिखना, तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जनरल में हमने किससे लिखा था, FP से लिखा था, P माने पॉइंट। थ्योरम है कि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है।
ध्यान देना, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन की जो दिशा है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो आपके पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन माने दिशा, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि अगर ये बात है तो फिर सिद्ध करके दिखाओ, देन प्रूव दैट वेक्टर f क्रॉस df by dt इज इक्वल टू 0। जहां पर ये जो t है ना वो एक वेरिएबल है, स्केलर वेरिएबल है, वो टाइम है। मैसेज जरा पकड़ो, मैसेज पकड़ो इस क्वेश्चन से। यानी कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका जो पॉइंट है वो किसके हिसाब से बदल रहा है, टाइम के हिसाब से बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रही है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है। सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। एक डायग्राम बना करके ऐसा कुछ सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसकी डायरेक्शन ना बदले, जिसकी डायरेक्शन ना बदले। देखो भाई, मैंने एक वेक्टर बनाया ये, ठीक है। कुछ समय बाद ये पॉइंट जो था ये m था, कुछ समय बाद ये पॉइंट m से चल करके यहां पहुंच गया, n पे पहुंच गया। तो अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हो जाएगा। पहले पोजीशन वेक्टर क्या था, OM था, अब क्या हो जाएगा, OM। फिर कुछ समय बाद ये पॉइंट जो है यहां से यहां पहुंच गया, J पर पहुंच गया। तो अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, OJ हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर तो बदल रहा है, किसमें बदल रहा है, लंबाई में बदल रहा है। लंबाई का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। पहले पोजीशन वेक्टर OM लेंथ का था, फिर कितना हो गया, OL लेंथ का हो गया, फिर कितना हो गया, OJ लेंथ का हो गया, लेकिन डायरेक्शन। तो ये देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन में वही कहता है कि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो हमने कहा वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये FP है, F माने वेक्टर और P माने पॉइंट, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें पता चलता है कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और ये मेंशन कर दिया गया कि डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो सिद्ध करके दिखाना है कि ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। चलो प्रूव करते हैं भाई, कैसे प्रूव होगा देखते हैं। तो हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिखा भाई, ये देखिए f। और जब क्वेश्चन ने हमें ये t डिफरेंशिएशन का t दे ही दिया है तो हम फिर समझ जाएंगे किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में t माने टाइम। तो हर वेक्टर के पास में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वैल्यू ऑफ द वेक्टर, तो वैल्यू ऑफ वेक्टर को ऐसे लिखा मैंने, है परमिशन। और साथ में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत, ठीक, पक्का परमिशन है ना ये सब कोई। अब हमने समय के रेस्पेक्ट में, टाइम जो स्केलर है उसके रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अगर कहीं पर ये मेंशन हो कि यहां पर इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो वेरिएबल है वो स्केलर t है, ना बताया जाए तो एक्चुअली वो स्केलर जो t है वो क्या है, टाइम है। तो हमने वही ddt लगा दिया जिससे कि हमको ये मिल गया। इधर लेफ्ट हैंड में भी ये काम किया, ये ब्रैकेट वाला t है वो हटा दिया, अंडरस्टूड है, एक बार लिख लिया। इधर भी ddt की कर दिया। मॉड ऑफ f और साथ में क्या, f क्या, ब्रैकेट का जो t है वो क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे कि बस एक बार ऊपर लिख करके ये फील कर लिया कि इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के पास में टाइम अगर बदलेगा तो ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। बट क्वेश्चन में कि डायरेक्शन नहीं बदल रही है।
और याद रखो कि एफ कैप टी क्या है, एफ कैप टी क्या है, तो तुम लोग कहोगे कि एफ कैप टी जो है यूनिट वेक्टर है, आप कहोगे कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन है। तो हम दोनों लोग अलग अलग बात कर रहे हैं या एक ही बात कर रहे हैं? एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से और आगे बढ़े df by dt, यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अवकलन में अगर ddx है और दो लोग हैं फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाला ddx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला ddx ऑफ फर्स्ट, ये होता है। अप्लाई कर दिया जाए तो फर्स्ट वाला और ddt ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला ddt ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक आ जाएगी? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। क्लियर है? अब देखो क्या प्रूफ करना है, f क्रॉस df by dt, तो df by dt तो निकल गया, क्रॉस और ले आना है, तो पहले इसके बारे में सोच लेते हैं। ये देखो ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, देखो क्या लिखा है ddt, और ये f कैप क्या है, डायरेक्शन, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो f कैप का मतलब क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। समझ पाए बात को? ये तो खत्म हो जाएगा भाई। यहां से आ गया df अपॉन dt इज इक्वल टू f कैप d मॉडुलस ऑफ f अपॉन dt। ठीक है, अब हम दोनों तरफ f से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, देखें क्या होता है। तो लेफ्ट में f क्रॉस df बाई dt, राइट में आ गए f क्रॉस f कैप d मॉड ऑफ f बाई dt। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो f क्रॉस f कैप है, हम कह रहे हैं जीरो होगा। क्यों जीरो होगा समझ लेते हैं, क्योंकि जो वेक्टर f है इसकी जो डायरेक्शन है और जो f कैप है उसकी डायरेक्शन है वो तो सेम होगी ना यार। कोई वेक्टर अगर a है और उसका अगर a कैप है तो दोनों डायरेक्शन में कैसे होंगे, सेम होंगे। जब आप इसके साथ में प्रोडक्ट को ओपन करोगे, मॉड ऑफ f कैप, साइन के आगे थीटा लिखोगे, क्या आएगा, जीरो आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं, अगर इसको मैथमेटिकली समझना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ f कैप साइन, और यहां जीरो लिखना पड़ेगा और आगे एन कैप। तो ये भी याद रखो कि किसी वेक्टर का उसी के यूनिट वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, सब खत्म कर देगा। तो ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गया, आ गया जीरो, प्रूफ हो गया, नोट कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसको एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोगे तो सीधे रिजल्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे बन जाएगा, कहेगा कि अगर कोई पॉइंट वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या थी, कांस्टेंट। जब आपको दिया गया था कि डायरेक्शन कांस्टेंट है तब तुमने ये प्रूफ किया है, इसका उल्टा मतलब क्या हो गया, ये अगर है तो डायरेक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2008-6-4 में पूछा गया,
कि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसकी लेंथ कांस्टेंट है। क्वेश्चन सुन लेना, समझ लेना। आपके पास में एक वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसकी लेंथ कैसी है, कांस्टेंट है। तो आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसकी लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। लेंथ कांस्टेंट है मींस मैग्नीट्यूड बदल देगा। तो ऐसे वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है, या तो ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा, या फिर ऐसे वेक्टर का जो डेरिवेटिव है इस वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर आएगा। मेरी बात को आप अभी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f, वेक्टर पॉइंट फंक्शन f है, ठीक है, और आपको बताया टाइम पे डिपेंड करता है। ये आपके पास है, मैंने इस वेक्टर का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकाला। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है, जो डेरिवेटिव है इसी f के साथ में कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो प्रूव करिए, प्रूव दैट कि ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होगा। एक बात तो ये प्रूव करनी है, प्लस ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है। जैसे हमने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन f ले लिया, तुमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो हमें ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। और ये भी प्रूव करना है कि जब हम ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाएंगे नहीं। ये मेरे पास में क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तुमने ये निकाल लिया, तुमने इस वेक्टर का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो जो डेरिवेटिव है और ये जो वेक्टर है ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ये निकालना है। और साथ ही साथ ये भी निकाल के रखना है कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन क्लियर है? तो इसको फिर से देखा है। अब की बार जो है वेक्टर की लेंथ नहीं बदल रही है। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन अपनी आंखों से देखना चाहो कि ऐसा होता भी है कि नहीं, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। आपको मैं बता दूं कि इस वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपका सबसे जो क्लोज साथी है वो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। वो पोजीशन वेक्टर जो है सबसे क्लोज साथी है आपका। देखो भाई ये पोजीशन वेक्टर मैं आपको दिखाता हूं, ये ठीक। अब पॉइंट जो था वो एक सर्कुलर पाथ में है, पहले यहां था, अब ये यहां पर है। सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में होने से क्या हुआ, ये जो है सेंटर है, तो क्या पोजीशन वेक्टर की लेंथ बदलेगी, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। तो आपके सामने मैंने एक बार फिर से प्रूफ दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वेक्टर की लेंथ ना बदले लेकिन क्या बदले, डायरेक्शन। तो हमने फिर से लिखा, हमने लिखा कि हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ f और साथ में क्या, f क्या, ठीक है।
t केवल ये बता रहा है कि एक्चुअली जो ये पॉइंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा था, बदल रहा था। मुझे अगर यहाँ p फॉर पॉइंट लिखना है तो कोई बात नहीं, जनरल है p लिख दो। और जब अंदर जाते हो तो ये बताते हो ये p किस हिसाब से बदल रहा है, तो फिर आप उसका वेरिएबल का नाम लिख सकते हो कि भाई इस वेरिएबल के हिसाब से बदल रहा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है। डिफरेंशिएट किया भाई, df अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां से वही dt मॉड ऑफ f साथ में f के, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दिए, ये आ जाएगा df अपॉन dt फर्स्ट फंक्शन df कैप बाई dt, ठीक है, प्लस नहीं मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूं, दो फंक्शन लेके चल रहा हूं। देखो फर्स्ट वाला ये लिया, ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड, अच्छा ये यहां वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। और फिर लगाया मैंने सेकंड, तो ये हो जाएगा क्या, f के और dt और मॉड ऑफ f, ठीक है। इतनी बात, इसके बारे में जब सोचना शुरू करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि dt के साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड तो यहां बदल लेगा, इसलिए भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। तो यहां से आ गया df अपॉन dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मॉड ऑफ f और df कैप बाई, कोई समस्या है यहां तक, आ जाइए। ये जो लिखा हुआ है ddt और साथ में क्या है f कैप, इसका मतलब है ddt किसका, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का ddt क्या होता है ये समझो आज, पहले भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मैं तुमको डायरेक्शन का ddt दिखाता हूं। चलो मान लो मेरे पास है कोई डायरेक्शन है, मैंने इसको a कैप दिया, क्या लिखा, a कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखा है इसलिए डायरेक्शन ही होगी, और केवल डायरेक्शन बदलेगी, वैल्यू नहीं बदलेगी। तो एक ही रास्ता बचता है कि हमारा ये a कैप क्या करे, घूमे केवल, तभी तो डायरेक्शन बदलेगी, वैल्यू नहीं बदलेगी। अच्छा मान लेते हैं ये एंगल ठीक है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है उस वेक्टर का x कंपोनेंट i के प्लस वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट में लिख सकते हैं। चलो अच्छा हम केवल x और y की बात करते हैं, ये क्योंकि मैंने x और y बनाया भी है, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो वेक्टर का नाम है a है, वेक्टर a का x कंपोनेंट होगा, तो ये रहा x कंपोनेंट वेक्टर का, इसको मान लिया a कैप x है, a कैप x i कैप प्लस y कंपोनेंट भी वेक्टर का होगा, ये रहा a कैप y, ये हो गया a कैप y और j कैप, ठीक। अब हम मेरा a कैप x को निकालते हैं, ये a कैप x कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा a कैप x अपॉन में इसका मॉड कितना होगा 1, इसकी लेंथ तो 1 होगी ना, यूनिट वेक्टर है इसलिए। तो यहाँ पे a कैप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा, यहाँ से a कैप x की वैल्यू हो गई cos थीटा साथ में i कैप। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पे sin थीटा लगाओगे, sin थीटा सामने वाला ये क्या हो जाएगा a कैप y, और फिर हाइपोटेनस यानी कर्ण में जाओगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1। समझ पा रहे ना बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। तो यहाँ पे a कैप y की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा j,
ये देखो डायरेक्शन लिखी है, ए कैप का मतलब क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन बराबर हो गया cos थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। अब कुछ देर बाद अगर ये ए कैप यहां से यहां आ गया या यहां से यहां आ गया तो टाइम के साथ क्या बदल रहा है, थीटा। टाइम के साथ क्या बदल रहा है, थीटा। तो जरा डिफरेंशिएट कर ले, तो डी ए कैप बाई डी टी, और थीटा किस रिस्पेक्ट में बदल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन जरा सुनना आप सब लोग भी, थीटा बदल रहा है तो कह रहे हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक बात है, बट थीटा किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेन जो वेरिएबल है वो कौन हुआ, टाइम, यानी सब कुछ बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए टाइम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो सीधे चलते हैं, सब बड़े बच्चे हैं यहाँ पर। cos थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस का sin थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी भी तो बोलना पड़ेगा आई कैप, सही है। यस सर। और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा बाई डी टी, जी और साथ में j, ठीक। तो यहां से आ गया dA कैप बाई dt, और d थीटा बाई dt क्या हो जाता है, ओमेगा, यस सर। ओमेगा। ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा sin थीटा आई कैप और प्लस का ओमेगा cos थीटा j, ठीक। सर ओमेगा आगे क्यों है? नहीं आप, अरे ये तो अलग अलग टर्म है बेटा भाई, ऐसे लिखा है ना sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी, दो अलग अलग टर्म है ना। अगर हम यही रखें तब भी ओमेगा sin थीटा के साथ थोड़ी ना होगा, ये टर्म अलग है बिल्कुल। इंटू में sin थीटा के साथ इंटू में चाहे इधर रखो या इधर रखो, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि ऐसा नहीं लिखा है sin थीटा ओमेगा, ये नहीं लिखा हुआ है, sin थीटा अलग और ओमेगा अलग। यहां तक आ गए हम लोग, देखो भाई, तो ये आ जाएगा dA बाई dt, ओमेगा अगर हम ले लें कॉमन, ये आ जाएगा माइनस का sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा j, ठीक है, देख लो, समझ लो बात को, आया था ना। ये डायरेक्शन का हालचाल मैंने दिखा दिया आपको कि डायरेक्शन देख लो कैसी है। तो डायरेक्शन आपको मैं दिखा पा रहा हूं कि डायरेक्शन देखिए किस तरीके से डेरिवेटिव देती है। और डायरेक्शन में जो ये ओमेगा आता है, ये ओमेगा, ये जो ओमेगा है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, एनीवन। शुरू में ही आपको वेक्टर के इंट्रो में बताया गया था, एक टर्म आया था एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में आपका टॉर्क आता है, बल आघूर्ण आता है, आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी आता है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, कोणीय विस्थापन आता है, कोणीय वेग आता है, बल आघूर्ण आता है। जब भी घूमने वाली कहानी होगी, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, इधर ये वेक्टर अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो आप क्या करा करो कि अपने राइट हैंड को उसी तरीके से अपने राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ो जैसे वेक्टर घूम रहा है। तो जब आप ऐसे टर्न करोगे, जैसे हमने कहा कि वेक्टर ऐसे घूम रहा है, मैंने ऐसे मोड़ा, अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ। यही तुम्हारे डायरेक्शन है जिसकी ओमेगा की। अच्छा, अगर ये वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो फिर ये ओमेगा की डायरेक्शन ये है। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, जो डायरेक्शन का डेरिवेटिव है ना, उसमें ये जो ओमेगा छिपा हुआ है, ये वो डायरेक्शन होती है जो घूमने के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। घूमने, जो चीज घूम रही होती है उसके हमेशा कैसी, परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें ये बात मेरी समझ में आ गई तो क्या करें भाई, यहां तक तो हम आपको पहुंचा चुके हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैंने दोनों तरफ का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इधर भी लिया f,
डॉट df बाई dt, इधर भी f डॉट मॉड ऑफ f df कैप अपॉन में dt। बस अलर्ट है ना। और आगे बढ़ते हैं, f कैप सॉरी f df बाई dt। जो डॉट होता है या फिर जो क्रॉस होता है किनके बीच लगता है? दो वेक्टर के बीच लगता है। तो यहां पर तो ये मॉड ऑफ एफ बाहर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वेक्टर है और ये वेक्टर, तो इनके बीच में डॉट लगना चाहिए। मॉड ऑफ एफ को क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। भाई कई बार अगर ऐसे लिखा जाए वेक्टर ए डॉट के वेक्टर बी, तो हम के को क्या कर सकते हैं? बाहर, क्योंकि डॉट का जो साइन है, क्रॉस का जो साइन है, वो वेक्टर्स के बीच लगता है। कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। और यहां पे लिखा f डॉट डी एफ कैप बाई डी टी। अब हमारी इस बात को दोबारा देखो, मैं तुम्हारे सामने ये प्रूफ करके ले आया हूं। ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन का डेरिवेटिव। ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन का डेरिवेटिव। और डायरेक्शन के डेरिवेटिव में कौन आ गया? ओमेगा। कौन आया? ओमेगा, जो कि घूमने के हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो ना, इस वाले केस में तुम्हारा जो ये एफ कैप है ऐसे ही तो घूम रहा है, तो ये जो df बाई dt है वो घूमने के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो जब ये घूमने के साथ परपेंडिकुलर होगा तो किसके साथ परपेंडिकुलर? f के साथ। भाई आपके पास में ये वेक्टर f था, ये वेक्टर f था, ये वेक्टर f था। बेटा ये वेक्टर f था, तो यही तो f कैप भी तो यहीं पर होगा, f कैप भी तो यहीं पर होगा। और अब आप इसकी डायरेक्शन बदल रहे हो केवल। अगर तुम डायरेक्शन बदल रहे हो तो जो df कैप बाई dt होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो जो df कैप बाई dt जो है वो f के साथ कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। हाँ ना बोलो भाई। तो क्या इसकी जगह पर 0 आ जाएगा? अगर दो लोग 90 डिग्री पर, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर f डॉट df बाई dt बराबर क्या आ गया? इसके लिए हमें केवल इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो तुम्हें केवल यहां समझना है, बस नोट नहीं करना होगा। मतलब अभी नोट करने के लिए नोट कर लेना, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में समझो। ये जो डायरेक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा रोटेशन के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और चूंकि ये रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ रोटेशन करने वाला कौन है? f और f कैप। और df कैप अपॉन dt के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में डॉट लगेगा, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों चीजें क्या आ गई? f वेक्टर और df बाई dt वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 0। इससे तो ये प्रूफ हो गया ना भाई। देखो अगर ऐसे लिखा जाए x y बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है? या तो x 0 है, या फिर y 0 है, और या फिर दोनों 0 है। लेकिन वेक्टर के केस में क्या निकल गया है? देखो ये तो 0 है नहीं, क्योंकि वेक्टर f तो है, क्वेश्चन में वेक्टर f है। भाई आप ये मत कहो कि वेक्टर f ही खत्म हो गया। अगर वेक्टर f खत्म हो गया तो फिर आगे सब चीजें मैनेज ही नहीं हो पाएंगी। तो वेक्टर f तो 0 हो नहीं सकता। तो इन दोनों का डॉट 0 आ रहा है, ये तो 0 हो नहीं सकता। इससे क्या पता चलता है? 0 कौन है फिर? df बाई dt 0। और चूंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होगा। तो भाई ये df अपॉन dt क्या है? डेरिवेटिव ही तो है, ये 0 होगा। फिर से मेरी बात को सुनो और समझो। अगर तुम ये सोचते हो कि f 0 हो गया तो कहानी कहां से फिर खत्म? शुरू ही नहीं हो पाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। f तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आपके पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यानी f तो 0 नहीं है। तो यहां पर दोनों का जो डॉट है वो 0 लिखा हुआ है, तो ये तो 0 है नहीं, यानी फिर कौन 0 है? ये 0 है। और ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो आपकी पहली बात यही तो थी कि ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और दूसरी बात ये थी कि ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव वेक्टर के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो वो बात भी प्रूफ हो गई। ठीक है।
सर्कुलर मोशन 11th क्लास में इस पर हम लोग काफी काम करते हैं, इस पर